नाज़रीन, पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा, एक पर हमला दूसरे पर हमला मुतसव्वर होगा। एक नई दुनिया की खबर आपको लगती है, एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर ताकत की लाठी बड़ी तेज़ी से चल रही है और हर मुल्क को अब ये सोचना है कि उसने अपना सर कैसे बचाना है, दिफा कैसे करना है और जो लाठी उसको मारेगा उसको जवाब कैसे देना है। तो दोनों ममालिक की तरफ से वाज़ेह तौर पर एक स्ट्रेटजी आई है। ये ज़रा मुस्तफ़ा साहब इसके ऊपर बात करें, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन हमने क्या एंटिसिपेट तो किया होगा कि ज़ाहिर है उधर से नेतन्याहू जो है वो मूडी को उसकी बर्थडे के ऊपर पैगाम भी भिजवाता है कि जी हम अपना डिफेंस कोऑपरेशन नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएंगे, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना मानना ये है कि शायद इस डेवलपमेंट के पेश नज़र उसने ये काम किया। ट्रंप जो है वो मूडी के साथ दोबारा से एक एम्ब्रेस के अंदर जा रहा है। तो आपको ट्रंप का अमरीका, आपको नरेंद्र मोदी, आपको नेतन्याहू इकट्ठे होते नज़र आते हैं और हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर हिंदुस्तान भी हमारा दुश्मन है, इसराइल इस वजह से मज़ीद दुश्मन होगा और ट्रंप के बारे में तो हम कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। डेंजर्स हैं हमारे लिए। देखिए, डेंजर्स हमारे लिए और किसी भी रियासत के लिए इस तरह की दुनिया में जहां पर रूल्स बेस्ड सोसाइटी और ऑर्डर ख़त्म हो जाए तो वहां पर होते हैं। अब उसमें हमें एडवांटेजेस क्या हैं, और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज है, मैं फिर कहूँगा कि वो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान के साथ अगर आपने मेस अराउंड करना है तो फिर उसका मतलब ये है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज इतने बड़े पैमाने पे ख़राब हो सकते हैं कि जिसको तमाम दुनिया को सफ़र करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक रुटगर्स यूनिवर्सिटी ने एक तहकीक की, उन्होंने मॉडलिंग की कि इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। 2 साल तक पूरा आपका दुनिया का क्लाइमेट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो नोबडी वांट्स टू गो देयर, राइट। अब और खुदा ना करे कि कभी ऐसी सूरत हाल पैदा भी हो, लेकिन जो हमारे सामने स्पेशली एक चैलेंज है जिसको अभी फोसी किया जा रहा है कि इस मुआहदे के बाद मिडिल ईस्ट में हम इजराइल के मुतहारिब हम अमूमी तस्वर यही है कि हमारी इस तरह की पोजीशन हम देखते हैं हम आगे हैं तो ठीक है, वो है फिर आई मीन क्या फर्क पड़ता है। देखिए, द पॉइंट इज कि मैं तो सिचुएशन क्या वी आर इन इट टुगेदर ना, वसाइल इकट्ठे हो गए, सऊदीज एंड पाकिस्तानीज आर टुगेदर, कर्जे पे चलेंगे। द पॉइंट इज कि इस वक्त पूरा का पूरा हम लोगों ने शायद अपनी जिंदगी में और इससे पहले हमारी जनरेशन्स ने कभी वो जेनोसाइड नहीं देखा था जो हमने इस चीज के ऊपर देखा। आज यूरोप की सड़कें हों, अमेरिका की सड़कें हों, वहां पर हर जगह इसके ऊपर एक रिएक्शन, बिल्कुल सही करें, और स्पेशली मुस्लिम दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। अब वहां पर जो मजीद आगे उनके ऑफेंसिव स्टेप्स हैं जिसके अंदर उन्होंने पूरा के पूरे गाजा को उन्होंने वहां पर उसको एनेक्स करना है, एनेक्स करके इजराइल का हिस्सा बनाना है। तो ये ऐसे इकदामात हैं जो अल्टीमेटली दे विल लीड कि बाकी ममालिक जो रीजन के हैं उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो चैलेंजेस हैं तो हो, ठीक है। आई मीन कौन सा हमारे यहाँ वैसे ही बड़े चैलेंजेस की कमी है, तो ठीक है। चैलेंजेस हमने वॉर गेमिंग तो की होगी ना, ज़ाहिर है चैलेंजेस की। सर कैलकुलेटेड रिस्क होगा। सर ये कंटिन्यूस मौके बन रहे हैं मुस्तफ़ा साहब से इत्तफाक करने तो ये बड़ा गैर मामूली प्रोग्राम नाज़रीन, तो ये आप आर्काइव करिएगा। नहीं आर्काइव नहीं, उसको बार बार रिप्ले करेंगे। तो सर इसमें देखिए बात ये, यू हैव एन एग्रेसर एज फार एज पाकिस्तान एंड यू लुक एट, इफ यू लुक एट द मिडल ईस्ट and Afghanistan, Pakistan as one region, as one contiguous geographical region. So you have one aggressor on the east, as far as we are concerned. If you look at it in the Pakistan, Saudi, Middle East context, one aggressor on the east, which is India, and one aggressor on the west, which is Israel. And both aggressors have carried out naked, brazen aggression this year. ठीक, ये हकीकत अब इस खित्ते में आया हो गई है। ये पहले तक एक skirmish, ये वो small tactical stuff. It's no longer that. The threat is very real. And I think एक चीज़ ऐड कर, आप बेशक बात जारी रखिएगा, लेकिन उसके अंदर जो फ़लस्तीन वाला मामला या मिडल ईस्ट वाला मामला तमाम तर हमारी दिलचस्पी और हमारे प्रिंसिपल स्टैंस के बावजूद वो एक डिस्टेंट थ्रेट के तौर पर था। अब जो गरीदा पॉइंट रेस कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद हम दरमियान में आ गए हैं। सर देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं फ्रैंकली एज अ शहरी और मुसलमान एज वेल, आई थिंक, एंड एज अ फ्रैंकली एज अ ह्यूमन बीइंग, देखिए ना जो बात मुस्तफ़ा साहब ने, अगेन आई एम कोटिंग, मगर दिस इज नॉट जस्ट प्रोटेस्ट दैट इज बीइंग कैरिड आउट इन द मुस्लिम कैपिटल्स, दिस इज बीइंग कैरिड आउट वर्ल्ड वाइड। आप देखिए दुनिया में एनी वन हु हैज़ अ ह्यूमैनिटेरियन सोल इन देम, या किसी का भी दिल है, इस तरह का आपने कभी भी, क्या आप लोगों को बम गिरा के मार रहे हैं, भूख से मारे? सर मैं कहने का मकसद ये है कि अगर हम उसके बीच में भी आ रहे हैं तो हम अरब समिट में भी उसी के लिए गए थे। ठीक,
ये जो इजरायली एग्रेशन है, जो फिलिस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है और उसके इजाफी जो ये अटैक हो रहे हैं मिडिल ईस्टर्न ममालिक, लेकिन वो जो हम तमाम सब एलामिया है माजरत के साथ, उसके अंदर उन्होंने उस अमेरिका जिसने $22 बिलियन देके 70% फंड किया है इस जेनोसाइड को, उसको तो कह रहे हैं कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा रियलिस्टिक किस्म का एलामिया, वो बहुत एम्बिशियस नहीं है। साहब देखिए, ये डिप्लोमेटिकली हमने, क्योंकि वी हैव टू वॉक दैट फाइन लाइन, और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर एग्रेशन। देखिए एट द सेम टाइम वापस है ना, हमने क्या साहब देखिए, इसी तरह एट द सेम टाइम चंद दिन कबल हमारे यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने मेड द मोस्ट फोर्सफुल रिटॉर्ट, gave the most forceful retort to Israel in the international forums that exist now. That's a separate question कि उनकी कितनी एफिकेसी रह गई है, इंटरनेशनल ऑर्डर कितना रह गया है, बट वी आर प्लेइंग आवर कार्ड्स एवरीवेयर, वी आर प्लेइंग आवर रोल एवरीवेयर। जहाँ पे मिलिट्री पैक्ट की जरूरत है वहाँ पे भी कर रहे हैं, जहाँ पे डिप्लोमेटिक कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, जो हमारी मुआशी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो भी इंश्योर कर रहे हैं। वी आर वॉकिंग दिस लाइन। बट जो आपका सवाल जिससे आपने आगाज़ किया था मुस्तफा साहब से भी और फिर मुझसे भी, मेरे ख्याल से द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग समथिंग, एंड वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, वी हैव टू बी अलाइव। ये चीजें रोजाना बदल रही हैं एंड वी विल हैव टू नेविगेट। पर आगे तो मैं आपसे एग्री करूंगा कि ना करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम सिर्फ उसको डिबेट कर रहे हैं। जरा स्पेसिफिकली अफगानिस्तान और तालिबान की हुकूमत, हमने उनके साथ एंगेज किया, हमने उनकी डिप्लोमेटिकली उनको अपग्रेड किया। अगर अमेरिका ने लिस्ट पे ना रखा होता तो उनका बंदा भी यहाँ पे आके बैठ जाता। सऊदीज़ का इन्फ्लुएंस है, किस ज़माने में आपको याद होगा कि सऊदीज़ के ज़रिए हम तालिबान के साथ इंगेज करेंगे। यू थिंक कि ये एक फैक्टर होगा हमारे लिए कि सऊदीज़ के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है और सऊदीज़ का एक बराह रास्त स्टेक है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के अंदर, और अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है तो प्रॉब्ली सऊदीज़ का भी एक डायरेक्ट स्टेक है अफगानिस्तान से बात करने में। 100%। आपने देखा होगा जब 12 शहादतें हुई उसमें सबसे पहली जो स्टेटमेंट आई थी वो सऊदी अरेबिया से कंडेमनेशन की जो है वो आई थी। दैट वाज इवन बिफोर द डील वाज साइंड। उसके आसार जो है वो नज़र आना जो है वो शुरू हो गए थे, और उसका एक हिस्टोरिकल रीज़न तो है ही अफ़गानिस्तान के साथ। लेकिन जो सिचुएशन बनते हुए आ रही है उसके अंदर इन ममालिक का रोल काफ़ी इन्हांस्ड होगा इन अफ़गानिस्तान एज वेल, क्योंकि जो आगे मुझे नज़र आ रहा है और जो रिपोर्ट्स भी जो है वो आती रहती हैं अफ़गानिस्तान से, उसमें काफ़ी जोड़ तोड़ का मामला जो है वो आगे चलेगा। और उसमें जो अरब ममालिक हैं उनके लोग अभी भी, तालिबान बहुत डिपेंडेंट है। दोहा ऑफिस उनका बना, दोहा डायलॉग हुआ कतर के अंदर, सऊदीज़ का इन्फ्लुएंस उनके साथ। बल्कि कतर के अंदर जिस ऑफिस के ऊपर जो है अटैक हुआ उसी ऑफिस के अंदर जो है वो तालिबान की मीटिंग जो है वो हुआ करती थी। इट्स ऑल्सो अ सिंबॉलिक मेजर। लेकिन तलत साहब, जो सिचुएशन एक्चुअली अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम पर है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि पिछले चंद दिनों के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने जो नॉर्दर्न एरिया पार्ट्स हैं अफ़गानिस्तान के, उसमें इंटरनेट को जो है वो बंद कर दिया। अब वो उसको ये कह के बंद कर दिया कि यहाँ पे फहाशी है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उसके मुहर्रिकात जो है वो अलहदा हैं। मेरे ख़्याल में जो कॉन्वर्सेशंस हम सुनते रहते हैं और जो हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं, उसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो चाइनीज़ हैं वो अफ़गान तालिबान से ज़्यादा खुश नहीं है। ठीक। और जो यूएस का इन्फ्लुएंस है, जो अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वो किया भी पास किया, उसके ज़रिए उनको और जो है वो टाइटन किया जा रहा है। ठीक। मुझे तो हमारे पास ज़्यादा कार्ड्स हैं कि एक तरफ चाइना भी इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, सऊदीज़ भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कतर भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर एक लास्ट राउंड हम कर पाए, नेक्स्ट क्या है हमारे लिए? नेक्स्ट इसने कोई शेप तो लेनी होगी ना हमें, फिर स्ट्रक्चर देखना होगा कोई। एक तो जो इंटरनेशनल पोजीशनिंग है, शिफ्टिंग अलायंसेस है, उसमें आपकी पोजीशन एक वाज़िया अब हो गई है। मेरे ख्याल में हमें अब फोकस करना चाहिए कि हम मुल्क के अंदर भी अपना हाउस इन ऑर्डर करें, हमारी जो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं उनको हील करें, और ये जो बड़े चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपके पास एक्सप्लॉयटेबल फॉल्ट लाइन्स नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान की बात हो रही थी, अफगानिस्तान को अब एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के तौर पर खेलना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा दुनिया से। वो एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, चाइना से ताल्लुकात ख़राब, शंघाई कॉपरेशन होती है वो वहाँ पर उन्हें इनवाइट नहीं करते। अमेरिका से जैसे आपने बताया उनके साथ ताल्लुकात ख़राब, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ख़राब। तो उनको इस चीज़ के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान। बस मेरे बिल्कुल एक चीज़ ऐड कर दूँ, जो वो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि उनकी
कैपेसिटी का भी एक सीरियस इशू है। हम बहुत सारे मफरूजे उनकी ताकत के बारे में बना लेते हैं, उनकी कैपेसिटी का बड़ा सीरियस इशू। बट गो अहेड, वी अंडरस्टैंड कि दे हैव टू डिलीवर। अगर उनके पास ताकत है तो डिलीवर करना है। जी नहीं, और उन्होंने डिलीवर किया है बाकी ममालिक के लिए। अब चीन के हवाले से वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी थी, उसकी रूट्स थी, उन्होंने उनको कंटेन करके रखा है। इंडिया के हवाले से भी डिलीवर। फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन सबको उन्होंने कंटेन करके रखा हुआ है। सिर्फ टीटीपी को पाकिस्तान के ऊपर किया हुआ है। तो वो उनको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा और इस नई अलाइनमेंट के अंदर अपनी जगह तलाश करनी पड़ेगी। इस तरीके से वो अपनी जगह तलाश नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के साथ उन्हें एक वर्किंग रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर सबसे बड़ा इशू दहशतगर्दी है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, टीटीपी को रेन इन करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि they've got no other option। तो इसके अलावा चारा भी नहीं है और दुनिया तब्दील हो रही है। योर टेक नेक्स्ट क्या है? अफगानिस्तान के साथ मैं समझती हूँ कि कोई मैजिकल वैंड नहीं है कि आपका अगले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में या कम से कम चंद सालों तक भी ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। बिकॉज जब तक टीटीपी कलदम उसके खिलाफ एंड BLA, और अभी जैसे हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो रहमान गुल बलोच जो है, उस्ताद मुरीद, परहैप्स वो मारा गया। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं अभी जो BLA का सेकंड इन कमांड और मास्टरमाइंड जाफर एक्सप्रेस का। अगर तो वाकई ये खबर सच है तो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हो सकती है एंड डेफिनेटली इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई हमारी तरफ से हो सकती है। बट जब तक कलदम TTP, अभी कल मेरा ख्याल है कल ही UN में पाकिस्तान ने फिर अपना जो रिपोर्ट है, अपना जो मौक़िफ़ है कि जी आपके वहाँ पे इतने मिलिटेंट कैंप्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं। एग्जैक्टली। तो जब तक वो कलदम TTP के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती अफगान गवर्नमेंट, तब तक मेरा ख्याल है कि आप ईजनिंग एंड स्मूथनिंग ऑफ रिलेशनशिप तो भूल जाएं विद अफगानिस्तान। और फिर अफगान तालिबान की अपनी मजबूरियां हैं कि वो TTP के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर सकते या क्यों नहीं अभी तक कर रहे। जितने इन्फ्लुएंसेस आप यूज़ कर लें, चाहे चाइनीज़ यूज़ कर लें, चाहे सऊदीज़ यूज़ कर लें, लेकिन आई थिंक दिस इज़ एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेनस एंड टीडियस एक्सरसाइज। तो अगले चंद हफ्तों, चंद महीनों तक, फिर उसके साथ साथ आपकी जो पोलिटिकल एनवायरनमेंट है अपने अंदर, मिसाल के तौर पर आपका सूबा जो सबसे ज़्यादा TTP का निशाना है कलदम, वो कहते हैं हमने मुज़ाकरात करने, तो आपकी स्टेट की तो एक पॉलिसी ही नहीं है ना। वो कहते हैं हम अपना जिरगा अलग से, स्टेट इज KP इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट ना। नहीं है, लेकिन उसके अंदर हर चीज KP इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट, आप उसको स्टेट से निकाल तो नहीं सकते। अगला स्टेप सर देखिए, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। एक चीज़ तो हमने एग्जॉस्टिवली डिस्कस कर ली है कि वो जो डिप्लोमेटिकली हमने जिस तरह अभी तक नेविगेट किया, हमने इसी तरह आगे चलना है जी। और एंड वी हैव टू रिमेन वेरी प्रोएक्टिव, वी हैव टू कीप आवर आई ऑन द बॉल। ये दुनिया और दीगर मामला तो रोज़ाना बदल रहे हैं और हमने उसी तरीके से, उसी निम्बलनेस के साथ, प्रोएक्टिवनेस के साथ और उसी तरीके से हमने उसको बैठे रहना इज नॉट एन ऑप्शन जी। डायनामिक होना है, डायनामिक भी होना है। और मेरे ख्याल से जितने अच्छे तरीके से हमने नेविगेट किया है पिछले चंद माह में, वी हैव टू स्टे दैट कोर्स एंड कंटिन्यू दिस, बिकॉज द रिस्क्स विल कंटिन्यू वाइल्स दिस ग्लोबल ऑर्डर रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। दूसरी बात है, देखिए जी, दहशतगर्दी के मुतालिक बात हुई इंटरनली, we have to have a very single-minded approach regarding battling दहशतगर्दी। अब खैबर पख्तूनख्वा की बात हुई कि वो फ्रंट लाइन है, बिल्कुल है, वहाँ पे हमारे जवान भी अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे हैं, हमारे अफवाज की भी, पुलिस के भी कर रहे हैं। मगर मेरे ख्याल से जब किसी भी ऑर्गन से रियासत के लेट अलोन चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा के कोई ऐसी आवाज़ है कि ऑपरेशन नहीं होने चाहिए और इस चीज़ को ऑफस्केट किया जाता है, मेरे ख्याल से इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बाकी अदरवाइज़ रियासत का एक माँ का किरदार होता है जहाँ पे जेन्युइन ग्रीवेंसेस किसी भी शहरी के हैं वो एड्रेस करना हमारी जिम्मेदारी है। जो बात हुई मईशत के हवाले से, देखिए वी आर सर्टनली नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, मगर हमने पिछले साल डेढ़ एक मुआशी स्टेबिलिटी का सफ़र तय किया है। इसका कोई इकोनॉमिक हिस्सा भी है कि कोई पाकिस्तान के साथ? मेरे ख्याल से जी सेपरेटली तो सऊदी अरेबिया के साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के ऊपर डायलॉग जारी है। मैं आपको एक बता सकता हूँ, वैसे जो सऊदी इसकी तरफ से आया, दिफाई सनत में तावन, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और फौजी साजो सामान की मुश्तरका तैयारी के मौके। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बाय द वे, एंड आई विल ऐड टू दिस, क्योंकि जो इसमें अल्टीमेट जब ये प्लान कंसीव हुआ और अब तो एग्जीक्यूट भी हो गया, व्हाट द आइडियल सिनेरियो है जो मुझे काफ़ी आइडियल लगता है, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, उसमें एक्चुअली जॉइंट डिफेंस बजट का भी जी जो है वो बताया, जॉइंट प्रोडक्शन के ऊपर जो है ना आपने स्पेंडिंग भी एक्स्ट्रा, सो एंड इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू बी विद सऊदी। और हमने वैसे देखा कि बहुत सारे दुनिया के ममालिक के मराहिल के अंदर जो डिफेंस का शोबा है, बाज़ औक़ात वो इकोनॉमिक रिवाइवल को नहीं, कोई यूनिवर्सिटीज भी बनेंगी, कोई एजुकेशन, हेल्थ को उसके अंदर मेरे ख्याल से जी दीगर सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई किए गए फॉर दिफाई मुआहिदा है, कोई सामने जादूगर थोड़ी सारी चीजें ठीक करते हैं, उन्हें तो आगे भी कोई चीज होवे, बहुत काम भी कर रहे हैं वो इन द पास्ट। आई हैव टू लीव इट देयर, आई हैव टू लीव इट देयर, वी कैन डू अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दिस। आई हैव टू लीव इट देयर। बहरहाल दुनिया बदल रही है,
और ये बदलते दुनिया के रंग हैं कि वो चीज़ें जो पहले सोची भी नहीं थी हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे पास बदलती दुनिया से निपटने के लिए और हथियार भी होंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।